वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज़ में हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल के गिरावट के बारे में, इन्फोसिस की बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे कोका कोला की। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज़ है टेस्ला की। टेस्ला इंडिया के अंदर आता है, वो सोचता है धूम मचा देगा, लेकिन टेस्ला की जो कार्स है वो बिकी ही नहीं और अब वो डिस्काउंट दे करके अपनी कार्स को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी डिस्काउंट 2 लाख रुपए तक का। और टेस्ला ने जो एंट्री ली थी वो मॉडल वाई एसयूवी के साथ ली थी, लेकिन अभी भी कंपनी जो है वो इंपोर्टेड गाड़ियों का बड़ा स्टॉक बेच नहीं पा रही है। मतलब अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊं तो लगभग 100 मॉडल वाई ऐसी हैं जो अभी भी अनसोल्ड हैं। और इसके पीछे वैसे कुछ रीजंस भी हैं, क्योंकि अभी हाई इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ रही है, मतलब 110% की, जिसके वजह से ओवरऑल जो कार की प्राइसिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जा रही है। लेकिन अगर इसके अलावा भी मैं आपको रीजंस बताऊं तो जो अभी के कस्टमर्स है ना, उनकी प्रेफरेंस BMW iX1 है या फिर BYD Celeon 7 है। साथ ही साथ जो मेन प्रॉब्लम है टेस्ला के साथ वो ये है कि वो लोकल पार्टनरशिप्स अभी उतने ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। साथ ही साथ अगर आप इनका देखो, BMW और BYD का देखो, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी जो विजिबिलिटी है इंडिया के अंदर वो बढ़ाई है। लेकिन टेस्ला के साथ उल्टा है, एक तो टेस्ला का प्राइस भी ज़्यादा है, उनकी विजिबिलिटी भी काफ़ी लिमिटेड है और उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप्स भी नहीं करी हुई है। अगली बिजनेस न्यूज़ है शेडोफैक्स की। शेडोफैक्स का आईपीओ आ रहा है और आपको पता ही है शेडोफैक्स क्विक कॉमर्स की गेम में कितना इंप्रूवमेंट ला सकता है। लेकिन एक तरफ तो गवर्नमेंट ने ये जो 10 मिनट वाली डिलीवरी है उसको बैन कर रखी है, साथ ही साथ अब इनका आईपीओ आ रहा है वो भी 1907 करोड़ रुपीज़ का। हालांकि शेडोफैक्स का ये मैं नहीं कहूँगा कि इस वजह से शेडोफैक्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इन्होंने डिलीवरी और ब्लू डार्ट जैसे बड़े राइवल्स को भी कंपटीशन दे रखी है। काफ़ी इनका सिस्टम अच्छा है। और अगर मैं बताऊं तो इस आईपीओ में जो फोकस है वो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेशन और ईवी इकोसिस्टम पर है, ताकि ये पूरी डिलीवरी को सस्ता बना सकें। वैसे तो मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, ये जो 10 मिनट वाली डिलीवरी थी ना, उसका असली इंजन शेडोफैक्स ही है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल गिग बेस्ड डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू क्या करता है, डिमांड पर काम करता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है, आप इसको समझना। मुझे कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। बाकी मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो आईपीओ के अंदर, बट आप एटलीस्ट एक बार देखना, अगर आपको ठीक लगे और फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस भी लेना आप, फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना। हालांकि फ़िलहाल तो मैं आईपीओ से आपको दूर रहने का ही सलाह दूंगा, क्योंकि जो भी कंपनीज आ रही है वो ओवर वैल्यूएशन पर ही अपना आईपीओ लेकर के आ रही है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब जैसा केन्स में हुआ था, जब आईपीओ आया, ठीक है, फिर उसके बाद कंपनी ने अच्छा ग्रो किया, तो फिर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो 3 साल बाद क्या हुआ, जैसे ही 3 साल का लॉक इन पीरियड हटा, इन्वेस्टर्स ने धड़ाम से अपने शेयर्स बेच दिए, अचानक से 20-20% के शेयर। मतलब ये प्रॉब्लम होती है कई बार आईपीओज में, तो फिर संभल के अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो। अगली बिजनेस न्यूज़ है एविएशन सेक्टर से रिलेटेड, और अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो बहुत ही सोच समझ के सुनना ये न्यूज़, क्योंकि जो पूरा माहौल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। एक तरफ बांग्लादेश की सिचुएशन आप देख लो कितनी ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पे ट्रेड उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, और आप देख रहे हो किस तरीके से वहाँ पे हिंदुओं को जलाया जा रहा है। दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, तो जो यूज़र्स हैं या फिर जो ट्रेवलर्स हैं वो रशिया जाने से अवॉइड कर रहे हैं, यूक्रेन में भी थोड़ा जाना सेफ नहीं है। तीसरी तरफ अगर आप चाइना का हाल देख लो तो वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के एक हमारे ट्रेवलर थे, उनको पकड़ के बोला गया कि ये पासपोर्ट ही इनवैलिड है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का पार्ट है। वहीं पे अगर आप यूएस का देखो तो यूएस ने वॉर छेड़ दिया है अगेंस्ट अभी वेनेजुएला, हाँ वेनेजुएला के खिलाफ। और उसके बाद अगर आप देखो तो अब वो ग्रीनलैंड को ऑक्युपाई करने के पीछे पड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप, उनका कहना है कि अगर हम ऑक्युपाई नहीं करेंगे तो कोई और ऑक्युपाई कर लेगा। मतलब समझ लो क्या लॉजिक है इसके पीछे, मतलब वाहियात बात है बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसराइल और पैलेस्टीन का भी आप मामला देख रहे हो, तो धीरे धीरे ना ये पूरा, और पाकिस्तान तो वैसे ही कोई जाता नहीं होगा इंडिया से। अगर हम मतलब 90% अगर आप देखो तो पाकिस्तान से इंडिया का उतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है। हाँ, कुछ एक्टर्स यहाँ से वहाँ जाते हैं और कुछ वहाँ के एक्टर्स शूटिंग के लिए शायद आते होंगे, या फिर कुछ सिंगर्स या फिर बाकी की चीज़ें। तो अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखो
तो फिर मामला काफ़ी गर्म है। और ईरान के साथ अभी अभी आप देख रहे हो क्या है, ईरान ने जो अपना एयर स्पेस है उसको तो टेम्पोररी क्लोज भी कर दिया है, जिसकी वजह से इंडिया से इंटरनेशनल फ्लाइट्स डिले और कैंसिल भी चल रही हैं। वहीं पे दूसरी तरफ एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि फ़्लाइट स्टेटस आप चेक करते रहो, क्योंकि कई सारे रूट्स री राउट होंगे। यहाँ तक कि अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की बात करो तो उन्होंने ये भी बोल दिया है कि सिटीजन्स को ईरान छोड़ देना चाहिए, मतलब उन्होंने सलाह दिया है, कोई ऑर्डर नहीं दिया है। तो सिचुएशन काफ़ी, मतलब समझ लो अभी मॉनिटरिंग सिचुएशन चल रही है। बाकी अगर ऐसी ही वॉर बढ़ती रही, क्योंकि रशिया ने डायरेक्ट बोल दिया है यूएस को कि अगर आप हमारे ऑयल के टैंकर्स को नहीं छोड़ोगे तो फिर हम यहाँ से वेनेजुएला की तरफ रुख कर लेंगे। चाइना ने ओपनली बोल दिया यूएस को कि अगर आपने एक भी मिसाइल डाला चाइना के ऊपर तो फिर हम यहाँ से अपने हाइड्रोजन बम फेंक देंगे आपकी टेरिटरी में और आपके सेंसर्स पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो अगर वॉर की सिचुएशन हो जाएगी ना तो फिर ये थोड़ा एविएशन सेक्टर पे असर पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर आप ऑयल का देखो तो ऑयल यहाँ पे कब्जा हो गया यूएस का, और आपको पता ही है एविएशन सेक्टर में जो सबसे बड़ा पैसा लगता है वो ऑयल में ही लगता है, फ्यूल में लगता है, ऑयल कहना शायद गलत है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद ये जो एविएशन सेक्टर है इसमें थोड़ी सी धीमी गति हमें देखने को मिलेगी। हालांकि जो नेशनल एविएशन है, मतलब जो इंडिया के अंदर सिर्फ लोग ट्रैवल करते हैं, वहाँ से तो डिमांड आएगी, बट इंटरनेशनल फ्लाइट्स शायद थोड़ी कम हमें देखने को मिले। बाकी आप अपना व्यू कमेंट सेक्शन में लिखो, आपको क्या लगता है, क्या ये जो वॉर की सिचुएशन हो रही है उससे डिमांड पे कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? क्योंकि इधर आप देख रहे हो कैंसिलेशंस किस तरीके से चल रहे हैं एरोप्लेन के। बाकी के अगर आप पूरे साल का डेटा देखो तो शायद कुछ हमें आइडिया लगे। बाकी आप अपना राय लिखो, क्योंकि जो भी इन्वेस्ट करता है ना किसी भी कंपनी में तो उसके पास हमेशा ज़्यादा नॉलेज होती है एज़ कम्पेयर टू कोई भी पर्सन जो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। तो मेरा फ़िलहाल कोई भी इन्वेस्टमेंट एविएशन सेक्टर में नहीं है। अगली बिजनेस न्यूज़ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का Q3 में प्रॉफिट गिरा है, वो भी 9% से। लेकिन हाँ, अभी शायद कुछ लोग घबराए नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप टोटल इनकम देखो तो वो 101% बढ़कर 901 करोड़ रुपीस हो गया है। लेकिन प्रॉफिट आप पता है अगर आप देखो तो प्रॉफिट गिर करके 269 करोड़ रुपीस पर आ गया है। हालांकि कुछ अच्छी चीज़ें ये भी हैं कि अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट भी देखो तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 29% जंप करके 19,049 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जियो क्रेडिट, जियो पेमेंट्स बैंक और पेमेंट सॉल्यूशंस, इन तीनों सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है जियो फाइनेंशियल में। और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कैसे दिखाई है, अगर आप इनका डिपॉजिट्स देखो या फिर कस्टमर बेस देखो और अगर आप यहाँ तक की ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी देखो तो इन तीनों में ज़बरदस्त इंक्रीज हमें देखने को मिला है। तो कंपनी आगे भी नए बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पर फोकस कर रही है। बाकी ये डिसीजन आप ही लेना कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे या फिर नहीं। लेकिन हाँ, एक डिसीजन आप मेरे कहने से ले सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर दो, आप चैनल सब्सक्राइब कर दो और हो सके तो अपने किसी फ्रेंड को भी हमारे चैनल के बारे में बताओ ताकि हम थोड़ा और ग्रो कर सकें। अभी हमें आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अगली बिजनेस न्यूज़ है स्कोडा वोल्क्सवैगन इंडिया की। लेकिन शायद अब आप सोच रहे होगे यार स्कोडा वोल्क्सवैगन ये क्या चक्कर है। देखिए मैं बता दूं, जो स्कोडा है ना वो वोल्क्सवैगन का ही पार्ट है। बेसिकली अगर आप हिस्ट्री देखो इसका तो 1991 में इनकी जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट हुई थी, जहां पर वोल्क्सवैगन ने अक्वायर कर लिया था स्कोडा को। तो अभी स्कोडा वोल्क्सवैगन इंडिया ने 2025 में डोमेस्टिक सेल्स के अंदर ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है, मतलब 36% का ग्रोथ है। और अगर आप गाड़ियों के हिसाब से देखो तो उन्होंने 1.17 लाख गाड़ियां बेची और इंडिया में 2 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग का माइलस्टोन भी क्रॉस किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्कोडा ने 107% ग्रोथ के साथ अपना बेस्ट ईयर रिकॉर्ड किया, जिसमें कशक, स्लैविया और कॉम्पैक्ट एसयूवी का बड़ा रोल था।
वोल्क्सवैगन वर्टिस ने प्रीमियम सेडान सेगमेंट में भी 38% का मार्केट शेयर लिया। और अगर आप लग्जरी ब्रांड्स की बात करो जैसे ऑडी, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, तो ये सब भी पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और 2026 में नए लॉन्चेस और नेटवर्क एक्सपेंशन से ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ाने जा रही है ये कंपनी। बाकी देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि मुझे बस नंबर्स का इंतज़ार है टाटा के कि इस बार कैसा करती है टाटा। हालांकि जो टाटा का कमर्शियल व्हीकल का जो पूरा पार्ट है उसमें अगर आप देखोगे तो काफ़ी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। बट ठीक है, ये भी कंपनी शायद अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, ऑडी काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं इनके पास। बट मुझे कभी कभी लगता है ना कि टाटा के पास भी कुछ ऐसा लग्जरियस ब्रांड होना चाहिए। मतलब है लेकिन ना वो इंडिया के अंदर तो नहीं है, वो चाइना के साथ पार्टनरशिप करके लैंड रोवर जैगवार की बात कर रहा हूँ मैं। बट उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से लैम्बोर्गिनी, ऑडी, इनका जो क्रेज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। बट जो लैंड रोवर जैगवार का थोड़ा क्रेज़ कम है इंडिया के अंदर। अगली बिजनेस न्यूज़ है कोका कोला की। लेकिन मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं, याद है आपको 1 साल पहले हमने कवर किया था कि जो बॉटलिंग यूनिट है कोका कोला की इंडिया के अंदर, उसका आईपीओ आने वाला है। लेकिन उसके बाद कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करी मैंने, क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा था न्यूज़ में। बट अब अचानक से फिर से बात हो रही है आईपीओ की। तो आप सोच रहे हो, जो कंपनी कई बार होता है, बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, वो अनाउंसमेंट करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। वैसा ही हो रहा है कोका कोला के साथ। और सिर्फ कोका कोला नहीं, ओरेवल स्टेज का देख लो, उनका आईपीओ आने वाला था, अभी आईपीओ होल्ड पे है। बोट का भी आईपीओ आने वाला था, पता नहीं अभी तक आया या नहीं आया, हो सकता है आ भी गया हो, मैंने ध्यान नहीं दिया। और अगर आप इन दोनों को भी हटा दो, एनएससी का देख लो, उसका भी आईपीओ का सब चीज़ हो रहा था कि आएगा आएगा आएगा, लेकिन नहीं आया। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इस बार भी देखो क्या होता है। और अगर आप वेदांता का भी देख लो, डीमर्जर की न्यूज़ हमने 1 साल पहले ही कवर कर दी थी कि वेदांता डीमर्जर करना चाहता है, अपने सारे कंपनीज को अलग 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 पार्ट्स में आईपीओ में लिस्ट करेगा। मतलब कि आईपीओ में तो वेदांता है, बट उनके जो बिजनेसेस हैं, चाहे कॉपर हो गया या कोई भी बिजनेस, वो उसको हर एक यूनिट को अलग करना चाहते हैं, डीमर्जर। तो वो भी अभी तक हुआ ही नहीं, आप समझ रहे हैं। हालांकि एनसीएलटी से अप्रूवल मिल गया है, लेकिन अभी हुआ तो नहीं है ना। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि कई बार एग्जीक्यूशन में देरी हो जाती है। तो अगर हम कोई न्यूज़ ला रहे हैं तो ये तो कंफर्म है कि कंपनी वैसा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये न्यूज़ सोचो कि ठीक है ऐसा होने वाला है तो वो कल ही हो जाएगा। कभी कभी टाइम भी लग जाता है, स्पेशली इन सारी चीज़ों के अंदर। तो कोका कोला अपने इंडियन बॉटलिंग आर्म एचसीसीबी का $1 बिलियन आईपीओ 2026 में लाने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन लगभग $10 बिलियन हो सकता है। और अगर आप रीसेंट स्टेक सेल देखोगे तो एसेट लाइट स्ट्रेटजी और जुबलियन भाटिया ग्रुप के साथ पार्टनरशिप के बाद ये आईपीओ आ रहा है। और ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको 1 साल पहले कि जुबलियन भाटिया ग्रुप के साथ ही ये आईपीओ आने वाला है। वहीं पे एचसीसीबी ने FY25 में 12,751 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया। लेकिन जो उनके कुछ प्लान्स थे वो इंडिपेंडेंट बॉटलर्स के थ्रू जा रहे थे, और उस वजह से सेल्स में 9% की गिरावट भी देखने को मिली। एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि फूड बेवरेजेस सेक्टर के अंदर डिमांड रिबाउंड हो सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर सच में ऐसा होने वाला है तो फिर वरुण बेवरेजेस भी रिबाउंड करेगा। और वरुण बेवरेजेस में आप जान रहे हो क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मुझे लगता है अभी वरुण बेवरेजेस एक अच्छा वैल्यू हो सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मैं वैसे ही इसमें इन्वेस्टेड भी हूँ, तो आपको क्लियरली मैं बता दूं, ताकि ऐसा ना हो कि आपको लगे मैंने कोई रिकमेंडेशन करी हुई है। हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बायस्ड भी हो, क्योंकि अगर आप किसी में इन्वेस्ट करते हो ना तो फिर ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सा बायस्ड हो जाते हो उस कंपनी को लेकर के। अगली बिजनेस न्यूज़ है इन्फोसिस की। इन्फोसिस का Q3 का रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आने के बाद ही उसके एडीआर में 10% की रैली देखने को मिलती है। अब आप सोच रहे हो कि यार ये एडीआर क्या होता है, तो देखिए मैं समझाता हूँ एडीआर क्या होता है। बेसिकली एडीआर का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। मतलब कि ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स यूएस स्टॉक एक्सचेंज पर भी ट्रेड हो सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। डिटेल में थोड़ा सा आप और पढ़ सकते हो। अभी मैं न्यूज़ की तरफ आपको लेके चलता हूँ। देखिए ये जो Q3 का रिजल्ट आया है वो लगभग ठीक है, उतना बुरा नहीं है, अच्छा, मैं तो अच्छा ही बोलूँगा। और कंपनी ने तो $5.1 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया,
विद 18.4% मार्जिन। तो आप काफ़ी हेल्दी मार्जिन है ये। और अगर आप इसके अलावा भी देखो तो $4.8 बिलियन के बड़े डील्स जीते हैं इन्फोसिस ने। तो काफ़ी कमाल किया इन्फोसिस ने। और जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अगर आप रिजल्ट देखोगे HCL टेक्नोलॉजीज़ का या फिर TCS का और इनका रिजल्ट देखोगे, तो इन्होंने अपनी जो गाइडेंस है उसको अपग्रेड भी की है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि बाकी का जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूँ, तो इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। बट मुझे जहाँ तक पता है कि जो ग्रोथ गाइडेंस की बात है ना, वो उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी TCS के अंदर, लेकिन इन्फोसिस ने ग्रोथ गाइडेंस को अप्रूव किया है। हालांकि एनालिस्ट को लगता है कि इन्फोसिस की AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी, साथ ही साथ जो डील पाइपलाइन है और स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो से आने वाले क्वार्टर्स में और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि कई सारे जो ब्रोकरेजेस फर्म है उन्होंने इन्फोसिस के ऊपर बाइंग की रेटिंग को मेंटेन करा हुआ है, और उन्होंने जो टारगेट प्राइस दिया है वो 1900 से लेकर के 2200 रुपीज़ तक का सजेशन दिया है। बाकी ये ब्रोकरेजेस हाउसेस की बात है, मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं, मैं आपको क्लियरली बता दूं। बाकी कंपनी तो अच्छी है, और आप कह सकते हो बड़ी हाथी है, ये गिरने वाले कंपनीज में से तो नहीं है। बट कोई भी कंपनी कभी भी नीचे गिर सकती है, तो आपको बहुत क्लोजली उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने होंगे। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।